कर जाइए होता है। और अम्ल को जब भस्म से अभिक्रिया कराओगे, जब जब कराओगे तो लवण और जल ही बनेगा, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं बनेगा। एक बार में हो रहा है, एक ही चीज को हटा रहा है तो एकल विस्थापन हो गया। चलिए क्लास 10 केमिस्ट्री, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? पदार्थ के बारे में पढ़ चुके थे, पदार्थ किसे कहते हैं, परिवर्तन के बारे में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं यह पढ़ चुके थे, संयोग, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं यह पढ़ चुके थे, रासायनिक समीकरण क्या है यह पढ़ चुके थे, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक और असंतुलित रासायनिक समीकरण यह भी पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके थे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया पढ़ चुके थे। आज हम तीसरे प्रकार के अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या नाम है तीसरे प्रकार के अभिक्रिया का? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्मा रिलीज हो, ऊष्मा जिसमें बाहर निकलता है, समझे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा रिलीज होता है, निकलता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए कैसे निकलता है, इसका परिभाषा लिखिए। वह वैसी रासायनिक अभिक्रिया, लिखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निष्कर्षण हो या निष्कासन हो, यानी बाहर निकलता हो, नहीं निष्कासन हो, उसको हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे देखिए कार्बन है और उसको ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कराइए, यानी ये कोक है, कार्बन है, कोक है, कोयला है, कोयला को जब हम जलाते हैं तब क्या होता है, यह CO2 बनता है, CO2 बनता है और उसके बाद तुमको क्या देता है, ऊष्मा देता है, ऊष्मा देता है ना। तो यही हो गया हमारा क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसी का नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, तो इसमें जो है कार्बन को जब ऑक्सीजन से जलाते हैं तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता ही है गैस, अब उसके बाद वो डस्ट बन जाता है जो तुम रख जिसको कहती है, और उसके बाद ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा देता है ना, तब खाना तुम बनाती है, हैं? तो श्वसन भी जो है एक प्रकार का क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए जब हम सांस लेते हैं, कौन सा गैस लेते हैं, सांस, ऑक्सीजन। अब वह देखो क्या होता है, जब तुम बाहर फेंकते हो तो वह गर्म होता है, ज्यादा करके तुम ठंडा के दिन में अनुभव करोगे, जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं तब तुम क्या देखते हो, वह हवा गर्म हो जाएगा, भाप, इसका मतलब वहां पर क्या होता है, दहन होता है, शरीर में क्या होता है, वह जलता है, नहीं तो ऊष्मा निकल रहा है, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। ठीक है, जब तुम कार्बन को जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऊष्मा निकलता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण तो जान लिया। अब चौथे नंबर का है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, लिखना कोई जरूरी नहीं है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जब पदार्थों के बीच में अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा अलग से देना पड़ता है, तब वह बनता है ऊष्मा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे देखो नाइट्रोजन को तुम ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर दो, इसमें ऊष्मा दो, ऊष्मा हमको देना पड़ता है, तब क्या होता है, 2NO, यह हो गया। तो इसके अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा देना पड़ता है, यह तुरंत अपने से प्रतिक्रिया नहीं करता है, इसको ऊष्मा देना पड़ता है, तब जाके 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो यह हो गया, हमको अलग से ऊष्मा देना पड़ा, तो जब देना पड़ेगा तो ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का शोषण हुआ, और इसमें क्या हुआ, ऊष्मा बाहर निकल रहा है। समझ में आ गया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें अवशोषण होता है, यानी अभिक्रिया में के समय में हमें अलग से ऊष्मा देना पड़ता है, दिया ना, अभी कारक यही दोनों ना है, इसमें अलग से प्रतिक्रिया नहीं हो रहा था, ऊष्मा जब दिए तब जो है नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, तो जब बन गया तो हमको ऐसे साधारणता जो है ये नहीं बन रहा था, तो हमको ऊष्मा देना पड़ा, तो जब देना पड़ेगा तो ऊष्मा शोषी, जब ऊष्मा निकलेगा तो ऊष्माक्षेपी हो गया।
पांचवा अभिक्रिया हो गया तुम्हारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया यह क्या है? देखिए, विस्थापन अभिक्रिया को जिस तरह से गणित में हम क्या पढ़ाए थे तुमको, प्रतिस्थापन पढ़ाए थे ना, एक का दूसरा स्थान ले लेता है। तो विस्थापन में भी जो है ना वही होता है, विस्थापन में भी वह उसी टाइप का होता है विस्थापन अभिक्रिया। जिस तरह देखो इसमें देखिए Zn प्लस CuSO4, तो यह क्या बनाएगा ZnSO4 प्लस Cu, यानी कॉपर जो है क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है, कम अभिक्रियाशील। तो कॉपर निकल गया। या अभिक्रिया संभव है? पहले यह ना बताओ हमको, यह अभिक्रिया संभव है? विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में देखिए जस्ता को जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराते हैं तो यह जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनता है। यह देखिए फेरिक को जब हम CuSO4 से प्रतिक्रिया कराते हैं तो FeSO4 प्लस Cu निकलता है। तो देखो इसमें क्या हुआ, एक तत्व है दूसरा यौगिक है, तो जो तत्व था वह यौगिक के एक तत्व से संपर्क कर लिया और यौगिक से जो दूसरा तत्व था उसको बाहर निकाल दिया, यानी विस्थापित कर दिया, उसका स्थान जो है वो ले लिया और एक को भगा दिया क्रियाशीलता के कारण। ऐसा क्यों हुआ? क्रियाशीलता के कारण। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई तत्व, लिखिए, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिकों से, उसके यौगिकों के विलयन से, यौगिक का विलयन है ये, जब कोई तत्व दूसरे तत्वों को उसके यौगिकों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं, हो गया, विस्थापित कर देते हैं और उसका स्थान जो है क्या करते हैं, ले लेते हैं, और उसका स्थान ले लेते हैं, और उसका स्थान ले लेते हैं, यानी स्वयं उसका स्थान ले लेते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या लिखे परिभाषा? जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिकों के विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेते हैं, यानी ले लेते हैं, उसका स्थान स्वयं ले लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल विस्थापन, एकल विस्थापन या विस्थापन जो एक बार में हो रहा है, एक ही चीज को हटा रहा है, तो एकल विस्थापन हो गया। जब आयनों का जब ट्रांसफर करेगा ना, इसके बाद में हम पढ़ेंगे उसका द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया का ही नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी उसमें दोनों यौगिक होता है और आयनों का ट्रांसफर होता है, एक दूसरे का स्थान ले लेता है, तो उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इसको याद करना है। ठीक है, अब अगर दे देगा तुमको कॉपर जो है वह जिंक सल्फेट को हटाएगा? नहीं। क्यों? ये कैसे हटाएगा? जिंक पहले आ गया, यह ज्यादा क्रियाशील है, तो ये जब कम क्रियाशील है तो इसको भगा सकेगा? क्रियाशीलता की श्रेणी हमको याद रखना है, जो बताया है ना उसमें देखिए क्रियाशीलता की श्रेणी, यानी यह अभिक्रिया संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ लिख दीजिए, यह अभिक्रिया संभव नहीं है। समझ में आ गया? चलिए, हो गया। एकल विस्थापन या विस्थापन हो गया। विस्थापन का मतलब एकल विस्थापन। ठीक है, मिटा दें। कितना नंबर हुआ रे? 5 छठा लिखना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया 5। अच्छा ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। लिख दीजिए, उभय विस्थापन। उभय का मतलब होता है दो। उभयता, संस्कृत में उभयता, उभयता बना दोनों ओर, परिता बना चारों ओर। नहीं, ठीक है, ये याद है तुमको। अब हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस क्या किसको कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया? जब दो यौगिक अपने अपने आयनों का विनिमय कर लेते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं। ठीक है, लिखिए, जब दो यौगिक
अपने अपने जब दो यौगिक अपने अपने आयनों का अदला बदली कर नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को हम उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बेरियम का कितना होता है संयोजकता? 2। क्लोरीन का 1 होता है, BaCl2 होगा तब। देखिए द्वि विस्थापन अभिक्रिया, इसके पहले जो हम पढ़े थे विस्थापन अभिक्रिया, उसमें क्या देखे थे? एक तत्व था दूसरा यौगिक था, एक तत्व था दूसरा यौगिक था। इसीलिए हम उसमें जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिकों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं, यह परिभाषा दिए थी। लेकिन इसमें हम क्या बोले? जब दो यौगिक अपने अपने आयनों का अदला बदली कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये जो अपने अपने दोनों यौगिक है, इसमें क्या है? ये यौगिक है। यौगिक किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व जो है आपस में निश्चित अनुपात में मिल जाते हैं तब हम उसको यौगिक कहते हैं। जब अनिश्चित अनुपात होता है तो उसको मिश्रण कहते हैं। ये तो हम जानते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये दोनों यौगिक ना है, इसमें देखिए सोडियम और सल्फेट मिला हुआ है। तो कैसे बना? सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। तो 2 8 1। सल्फेट का होता है संयोजकता 2। ये अधातु है इसलिए माइनस इसमें हम लगा सकते हैं। क्या करेंगे? माइनस यह होता है, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, इसको ऐसे लिखिए, Na का हो गया 1, SO4 का हो गया 2, ठीक। तो ये इस पर चला जाता है, ये इस पर चला जाता है। तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट का हो गया, हो गया। कोई दिक्कत? तुमको इसीलिए बोल रहे हैं कि 30 तक याद कर लो। उसके बाद बेरियम क्लोराइड कैसे बना? तो बेरियम का कितना नंबर का है? ये संयोजकता 2 है। तो ऐसे लिख देंगे, इसमें Ba हो जाएगा 2, 80L17 का इसका 1 होता है। तो यह इस पर चला जाएगा, यह इस पर चला जाएगा। तो एक तो लिखाता नहीं है, तो इसीलिए हो गया BaCl2, ठीक है। समझ में आ गया? इसका क्या नाम है? सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, बेरिलियम तो Be होता है, Be से बेरिलियम, वो 4 नंबर में है ना, लिथियम बेरिलियम। तो यह है बेरियम। तो जब होता है तो क्या करेगा? Na किसका आयन कैसे ट्रांसफर करेगा? क्या बनाएगा? NaCl, BaSO4 ना, NaCl या इसको ले लेगा। तो इसमें 2 है, ये भी 2 है, तो दोनों खत्म हो जाएगा, NaCl हो गया ना। और बेरियम का तो 2 होता है ना, फिर 2 होता है, और इसका होता है 2, BaSO4 होगा, BaSO4। समझ में आया? हो गया ना। अपने अपने आयनों का देखो। अब आयन क्या हो गया? आयन किस चिड़िया का नाम है? ये भी तो बहुत बड़ा चीज है। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब वह आयन बनता है, या ग्रहण करता है आयन बनता है। तो कब वह आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आयन, दूसरा होता है ऋण आयन। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह तत्व जो कि त्याग कर रहा है वह क्या कहलाएगा? धन आयन। और जो ग्रहण करेगा वह क्या कहलाएगा? ऋण आयन। जैसे देखिए यह सोडियम जो है ना, तो इसके कितना है? ये 8, ये 1। तो इसकी प्रवृत्ति रहती है कि भाई साहब कोई हमको 7 दे दे या 1 मेरा लेके चला जाए। तो 7 देने वाला कौन है? जिसका 7 होगा, लास्ट में 7 होगा। 7 इतना आसानी से कोई दे देगा इसको? नहीं देगा। 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन। अरे पैसों मांगेगा तो 10 लाख टका, अरे 10,000 20,000 मांगेगा तो दे देगा। सहायता बेटी का शादी है, दे देगा। कहेगा 10 लाख उधार दे देगा कोई? ना ना, तो उतने साल मांगना है। तो यह एक, इसको 7 देने वाला कोई नहीं है। तो यह सोचता है कि मेरा 1 इलेक्ट्रॉन कोई ले ले। तो जब यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा ना, तो यह क्या कराएगा? धन आयन। इसका मतलब क्या हुआ? यह 10 है। क्या है? यह 10 है। यह बनना चाहता है कि नियॉन की तरह, हीलियम के बाद नियॉन है, उसी का यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि यह 1 इलेक्ट्रॉन के त्याग करना चाहता है। जब यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो वह जो है नियॉन के तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। तो यह चूंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, यह धनायन कहलाया। क्लोरीन है, क्लोरीन 17 है, तो आगे बाहर में कितना होता है? 7। तो बाहरी कक्षा में, इसका 3 कक्षा है, तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन भले इसको कोई दे देगा, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन यह त्याग नहीं सकता है, ठीक है। तो यह क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा किसी से। जब यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यह क्या कहा जाएगा? ऋण आयन।
क्या कहा जाएगा? ऋणायन। यानी अगर त्यागेगा तब धनायन, जब ग्रहण करेगा तब ऋणायन। तो यहाँ पर तुम देखो कि यह तो धातु है ना, तो धातु हमेशा धनायन होता है, क्योंकि वह त्यागने का गुण है उसमें। तो यह हो गया धनायन, यह हो गया ऋणायन, यह हो गया धनायन, यह हो गया ऋणायन। तो देखिए यह धनायन ऋणायन से मिलेगा ना, समझ में आ गया? और उसके बाद यह धनायन जो है यह ऋणायन से मिल गया, ये बन गया। समझ में आ गया? धनायन ऋणायन समझ में आ गया? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने अपने आयनों का आदान प्रदान कर, अदला बदली कर नए यौगिकों का निर्माण करता है। दो भी बन सकता है, तीनों बन सकता है, इसी परिस्थिति के अनुसार जब होगा वैसा हो सकता है। तो नए यौगिकों का निर्माण करता है। तो ऐसे हम अभिक्रिया को हम जो है क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? 7वां नंबर अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। सीधा लिखिए ना, अवक्षेपण अभिक्रिया एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप का निर्माण होता है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलो, अवक्षेप का निर्माण हो गया तो हो गया। अवक्षेप, अगर मान लो रासायनिक अभिक्रिया में अगर मान लो हाइड्रोजन हो गया आ गया तो इसको ऐसे तीर का निशान से ऊपर दिखाते हैं, क्योंकि यह गैस है, ऊपर चला जाएगा। कोई चीज़ अगर मान लो NaCl है, यह अवक्षेप का निर्माण करता है तो इसमें तीर का निशान नीचे लगा देते हैं। इसका मतलब हो गया कि नीचे में रहने वाला चीज़ है, अवक्षेप बन रहा है। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। PbNO3 का होल 2 प्लस Ki पोटासियम आयोडाइड सभी क्रिया कराए, क्या बनेगा? KNO3 प्लस PbI। PB जो है PB का 2 ना है रे, और I का आयोडाइड का कितना होता है? नहीं 7 होता है, 1 होगा, PbI2 होगा तब PbI2 आयोडाइड हाइड्रोजन ग्रुप का है, 7 का सदस्य होगा। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन उसी में है, तो उसका सबका 7 होगा तो उसका परमाणु उसका तो 1 ही होगा। तो यह PB का 2 है तो ये वाला 2 आएगा ना, हो गया? समझ में आ गया? अवक्षेपण अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। हो गया? जैसे PB क्या है? PB लेड, लेड नाइट्रेट, उसको जो है पोटासियम आयोडाइड से प्रतिक्रिया करा दिए, तब क्या हो गया? KNO3 पोटासियम नाइट्रेट और उसके बाद लेड आयोडाइड बन गया। तो इसमें क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? क्या है? अवक्षेप। PbI2 क्या है? ये अवक्षेप है। तो अवक्षेप को दिखाने के लिए तीर का निशान ऐसे कर देंगे, धरती पर रहने वाला चीज है, अवक्षेप बन गया। ठीक है? उदासीनीकरण अभिक्रिया अब कितना नंबर में है? 8 नंबर में। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है ना, यह उभय विस्थापन अभिक्रिया की ही भांति है। उसमें क्या होता है? यौगिक जो है अपने अपने आयनों का क्या करता है? विनिमय करके नए यौगिक का निर्माण करता है। लेकिन उदासीनीकरण अभिक्रिया एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अम्ल होता है और एक क्षार होता है। क्षार होता है, और अम्ल को जब भस्म से अभिक्रिया कराओगे, जब कराओगे तो लवण और जल ही बनेगा, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं बनेगा। ठीक है? उदासीनीकरण अभिक्रिया लिख लीजिए इसका परिभाषा। उदासीनीकरण अभिक्रिया एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार अपने अपने आयनों की अदला बदली कर
अपने अपने आयनों की अदला बदली कर लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, देखिए उदासीकरण अभिक्रिया हो गया, परिभाषा लिख लिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म अपने अपने आयनों का विनिमय कर यानी अदला बदली कर नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। यानी नए यौगिक का मतलब हुआ कि लवण और जल ही बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएगा। ठीक है, तो HCl एक क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और दूसरा क्या है, NaCl, NaOH। हाँ, भस्म में OH होता है ना। हाँ, और इसमें हाइड्रोजन कंपलसरी है, ये भी हम बताया अम्ल में। हाँ, तो ये दोनों जब अदला बदली करेगा तब क्या होगा, NaCl प्लस H2O। तो यही है लवण, लवण है और यह जल है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब हम अभिक्रिया करते हैं, ये अम्ल है ये क्षार है, अगर दोनों का अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। तो यह कहता है द्विधर्मी द्विविस्थापन अभिक्रिया की भांति कार्य करता है। जिस तरह द्विविस्थापन अभिक्रिया में अपने अपने आयनों का अदला बदली होता है, तो इसमें भी अदला बदली होता है। ये देखिए हाइड्रोजन और यह क्लोरीन, देखिए ये धातु में आ गया, यह क्लोरीन अधातु है, यह जो है धातु एक अधातु है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या हो गया, अम्ल हो गया। क्या हो गया, अम्ल। ये क्या हो गया, क्षार हो गया। तो यह सोडियम क्या है, धातु है, धनायन है या ऋणायन है। तो इसी का तो अदला बदली इसमें भी कर रहा है ना। NaCl कैसे बना, अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्लोरीन को दिया है, तब ना ये जुट गया, NaCl बन गया। क्लियर अभी नहीं हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है ना। लवण और जल बन रहा है, तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। बोल एक चीज, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे शरीर में पाया जाता है, क्या करता है वह, सबसे पहला चीज है हमारे मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा जितने भी तरह के कीड़ा मकोड़े चढ़ जाते हैं उस पर जो उसको क्या करता है, आक्रमण कर देता है, उसको मार देता है। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम बैक्टीरिया का क्षति पहुंचाना। ठीक है, बैक्टीरिया नाशी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सर जी जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शरीर में रहेगा तो जला देगा। तो आपको कह दिया है कि वो कार्बनिक लवण है, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल है। लेकिन देखिए यह बायोलॉजी का चीज है, उसका कुछ और चीज है, दुर्बल अम्ल। कौन, हाइड्रोक्लोरिक नाम हो गया तो हमारे से दुर्बल कैसे हो जाएगा भाई, प्रबल है। तो उसका भी कुछ ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, चलिए ना देखिए ना, एक एक करके आएगा, हम पढ़ते रहिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है और या नहीं तो हाइड्रोजन का ह्रास हो जाता है। लिख लीजिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ह्रास माने ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की कमी होती है, ह्रास का मतलब कमी। तो देखिए ये Mg है, अब प्लस हो गया O2, ये हो गया 2Mgu। चलिए ये टूट दे दिए, संतुलित कर दिए। ये क्या हुआ, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब जो है अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होता है, मैग्नीज ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो क्या कहता है, यह परिभाषा हम क्या पढ़ेगी, ऑक्सीजन में वृद्धि। क्या कहता है, ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि, ऑक्सीजन में वृद्धि या हाइड्रोजन में ह्रास, हाइड्रोजन में ह्रास या कमी। कमी, ह्रास का मतलब कमी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिलन किससे होता है, मैग्नीशियम से। ऑक्सीजन का मिलन किससे होता है, इसके साथ वृद्धि हो गया, इसके अनुपात को बढ़ा दिया, मैग्नीज ऑक्साइड बना दिया है। तो मैग्नीशियम के साथ में यह मिल गया ना, तो ऑक्सीजन वृद्धि हो गया ना। तो इसमें वृद्धि किसका हुआ, ऑक्सीजन का, किस में, मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम के अनुपात, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इसलिए मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। मैग्नीशियम का क्या हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। समझ में आ गया, हो गया, कोई दिक्कत, बोलिए।
कोई दिक्कत, खाली एकदम याद रखो। यहाँ हाइड्रोजन की कमी का कोई बात ही नहीं रहता, तो हमको तो ये पानी पकड़ना है, ऑक्सीकरण करा, तो ऑक्सीजन में वृद्धि हमको दिखाना है। अवकरण, ठीक है, ऑक्सीजन का कमी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का अंग्रेजी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन, OX, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब आ गया ऑक्सीकरण अवकरण। अब क्या हुआ? अवकरण अभिक्रिया। चलिए, अवकरण अभिक्रिया जस्ट ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उल्टा है। तो क्या होगा? अवकरण अभिक्रिया एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होता है? कमी या ह्रास, तथा या हाइड्रोजन के में वृद्धि होता है। समझ में आ गया? चलिए, हाँ, क्या बोले? अवकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, अवकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन में कमी तथा हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। हो गया? वृद्धि जैसे देखिए H2 प्लस Cl2 क्या बनाएगा? HCl बनाएगा ना। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन किससे मिल रहा है? क्लोरीन से। तो हाइड्रोजन किससे मिल रहा है भाई? क्लोरीन से। तो क्लोरीन में वृद्धि हो गया ना, क्लोरीन के अनुपात में वृद्धि हो गया ना। तो इसमें क्लोरीन का क्या होता है? अवकरण होता है, क्योंकि इसी के में वृद्धि हो रहा है ना। हाइड्रोजन जो है इसी से संपर्क कर रहा है, मिलन हो रहा है उससे, ये बन रहा है, Cl बन रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक में हाइड्रोजन जो मिल गया, वृद्धि हो गया, तो इसमें जो है क्या हो गया? उसका अवकरण हो गया, रिडक्शन DUCTION, रिडक्शन हो गया। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, यह हुआ रिडक्शन। समझ में आ गया? ध्यान से देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि तथा हाइड्रोजन में कमी होता है। अवकरण अभिक्रिया एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन में वृद्धि तथा ऑक्सीजन में ह्रास होता है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं, रिएक्शन, और इसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। अब एक इसका दोनों से सम्मिलित रूप में बहुत यह क्वेश्चन आता है, ऑक्सीकरण अवकरण पूछ दे या ऑक्सीडेशन पूछ दे। रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया पूछ देगा, ये उपचयन अपचयन यही है, तो उसका नाम है रेडॉक्स। ये दोनों के सम्मिलित का क्या नाम है? रेडॉक्स। रेडॉक्स देखिए कैसे बना, रेडॉक्स REDOX, रेडॉक्स ये हो गया रेडॉक्स। रेडॉक्स कैसे बना? देखिए री इससे लिया, डॉक्स RED, रेड ये पढ़ दिया, रेड RED, OX इससे ले लिया, देखा, रिडक्शन जी का रेड ले लिया, ऑक्सीडेशन का OX ले लिया, तो इसको बना दिया रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यानी रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होगा, या तो ऑक्सीजन में वृद्धि होगा और हाइड्रोजन में कमी होगा, और या तो ऑक्सीजन में अगर कमी का ह्रास होगा तो हाइड्रोजन में जो है वृद्धि हो जाएगा। तो दोनों के सम्मिलित रूप को हम रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया में जो है क्या होता है, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों की क्रिया साथ साथ होती है। यह क्वेश्चन आता है, देखिए इसीलिए हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिख रहे थे तुमको, ताकि हम बता सकें कैसे रेडॉक्स नाम पड़ा। देख लिया ना, ठीक है। अरे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संभव होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत की उपस्थिति में होती है, तो विद्युत विच्छेदन अभिक्रिया ये भी है ना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ताप की उपस्थिति में संभव होती है, ताप रासायनिक अभिक्रिया देखिए है कि नहीं, है ना। कर जाइए।